गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। तो आज हम अपनी जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए हमारे क्या क्या पता होनी चाहिए। यानी कि जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो एक तो प्रमेय 1.3 और जो आपके प्रमेय 1.4 यानी कि थ्योरम 1.3 1.4 हम लोगों का मेन टॉपिक है। लेकिन पर थ्योरम 1.3 1.4 पढ़ने से पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होनी चाहिए, घात क्या होती है इसके बारे में पता होनी चाहिए, वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, वर्गमूल के बारे में पता होना चाहिए, परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। ठीक है बच्चे। अब आपको लगा होगा कि सर ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि हम इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई और सार गुणनखंड नहीं होता, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। यानी कि आपके पास में दो या दो से ज्यादा संख्याएं हो, जैसे कि अगर 5 और 7 की बात करें तो भाई 5 के फैक्टर यानी कि 5 के गुणनखंड क्या होते हैं, आप कहोगे सर 5 के गुणनखंड 1 और 5 होते हैं। सर 7 के गुणनखंड क्या होते हैं, आप कहोगे सर 7 के गुणनखंड 1 और 7 होते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो सार गुणनखंड है भाई, जो इनके बीच में कॉमन गुणनखंड है, सार गुणनखंड है, वो कौन सा है, आप कहोगे सर सार गुणनखंड जो है हमारे पास में, सर सार गुणनखंड क्या है इन दोनों का, आप कहोगे सर 5 और 7 का जो सार गुणनखंड है वो सर 1 है। यानी कि हमारे पास में दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनके बीच में जो सार गुणनखंड होता है वो केवल 1 होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती है हमारे पास में, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे कि 5 और 7 में 1 के अलावा कोई और सार गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है, जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर अगर हमें सहभाज्य संख्याओं के बारे में सीखना हो तो सर हमें मतलब जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं। देखिए बच्चे, हम सहभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, सर ऐसी संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, सर एक, सिर्फ ओनली एक, वन। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स के। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो भाई सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक। जैसे कि मान लो दो संख्याएं लगातार 7 8, भाई लगातार संख्याएं जो होती है हमारे पास में 7 8 हो गया, कोई बच्चा कहेगा सर 101 102 हो गया, कोई बच्चा कहेगा मैं तो 2005 और 2006 लूंगा। तो जो इस तरीके की संख्याएं होती हैं सर, ये संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जो लगातार संख्याएं होती हैं सर, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कि को प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर सभी को सारी चीजें? ठीक है। अब जैसे कि आपके पास में अगर मान लो 2/4 लिखा है, देखो 2/4 में दो और अगर 4 को देखा जाए तो आप कहोगे सर 2 और 4 हमारे सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन फिर सर अगर इनको हम काट दें तो 1/2 आएगा और सर इनके बीच में ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि हम लिख दें बच्चे, कितना लिख दें, 4/12 लिख दिया, तो बच्चे ये हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन आपने इसको काटा, 4 एकम 4, 4 ते 12, तो ये आपकी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका एचसीएफ कितना है बच्चे, एचसीएफ 1 है। भाई 1 और 2 का एचसीएफ कितना है, आप कहोगे सर 1 और 2 का एचसीएफ कितना है, 1 है। यानी कि वो सभी संख्याएं, वो दो संख्याएं, दो से ज्यादा संख्याएं, दो या दो से ज्यादा संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा किसके बच्चे, घात के बारे में, पावर के बारे में। भाई घात क्या होता है, किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है कि उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो 5 की घात 2, तो आपने 5 को 2 बार गुणा किया और आप जानते हैं 5 को 2 बार गुणा करने पर 25 आएगा। सर 3 की घात 3, जब आप 3 को 3 बार गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 27। सर 2 की घात 4, यानी कि आपने 2 को 4 बार गुणा किया और आपके पास में कितना आ गया बच्चे, 16। घात का मतलब होता है सर उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना। सर जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर 7 की घात 3, इसका मतलब है सर 7 को 3 बार गुणा करना। और सर ये हमारे पास में कितना आ गया, 7 7 49, और 49 की गुणा 7 में करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास में, 343। क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें घात का मतलब क्लियर है।
कि सर घात का मतलब होता है उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना, ठीक है। यानी कि आपको सर घात का मतलब क्लियर है कि उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना क्या कहलाता है सर, हमारा घात कहलाता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए घात के बाद में हम लोग सीख लेते हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए भाई घातांक के रूप निकालने के लिए पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि भाई 25 का घातांक के रूप लिखिए, तो 25 का घातांक के रूप कितना होगा? आपने कहा सर मैं 25 के प्राइम फैक्टर कर लूंगा। देखो जिस दिन से आप लोग पढ़ रहे हो प्राइम फैक्टर बहुत बाहर आ रहा है, तो प्लीज सभी बच्चे प्राइम फैक्टर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। भाई 5 से काटा 5 आ गया सर, 5 से काटा 1 आ गया, यानी कि सर हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। और जब सर एक ही संख्या को बार बार गुणा किया जाता है तो सर इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2। भाई अगर आपसे पूछा जाए 125 का घातांक के रूप लिखिए, आप क्या करोगे? 125 के प्राइम फैक्टर कर दोगे। भाई 5 से काटा 25 सर, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1, यानी कि आप कहोगे सर हम 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। और सर ये कितनी बार आया है? 3 बार, तो इसे 5 की घात 3 लिखा जा सकता है। क्या इतना क्लियर है वो सभी बच्चों को? एक बार बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम किसके बारे में सीख लेते हैं? सर हमने घात और घातांक के रूप के बारे में सीख लिया। सर अब कुछ घात हमारी स्पेशल होती है, जैसे कि सर हमें याद करना है वर्ग के बारे में। भाई यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे कि सर 5 का वर्ग, भाई 5 के वर्ग की बात की जाए तो आपने 5 को 5 के साथ गुणा कर दिया, 25 आ गया। सर 8 का वर्ग है, मतलब 8 में आपने 8 को 8 के साथ गुणा कर दिया, 64 आ गया। यानी कि किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कि भाई 5 का वर्ग, तो आप इसे इसकी घात 2 लिखकर दर्शा दोगे कि ये 5 का वर्ग है। और सर 5 की घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना, और सर इसका मतलब कितना हो गया? 25। जैसे कि सर हमारे पास में मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए भाई 9 का वर्ग, तो आप कहोगे सर वर्ग को हम उस संख्या की घात 2 लिखकर दर्शा सकते हैं। और सर 9 की घात 2 का मतलब होता है सर 9 को 2 बार गुणा करना, और सर 9 निम कितना होता है बच्चे? 81। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया वर्ग के बारे में। अब आप सीखोगे वर्गमूल के बारे में। बच्चे किसके बारे में सीखोगे? वर्ग मूल के बारे में। अब देखो वर्ग और वर्गमूल, बच्चे वर्गमूल किससे आया है? बच्चे वर्ग से ही आया है। जैसे कि 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो बच्चे 64 का वर्गमूल, देखो ये निशान होता है वर्गमूल का, ये निशान होता है हमारे पास में वर्गमूल का। तो आप कहोगे सर जो 64 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 8 होगा। जो 64 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 8। अब हमें कैसे सोल्व करना है? भाई चलो ये तो हमें याद था, और अगर हमें याद ना हो तो क्या करें? तो बच्चे प्राइम फैक्टर्स। क्या बच्चे? प्राइम फैक्टर। आपने कहा सर 64 को 2 से काटा सर 32, 2 से काटा 16 सर, 2 से काटा 8 सर, 2 से काटा 4 सर, 2 से काटा 2 और 2 से काटा 1, यानी कि सर वर्गमूल 64 को, सर वर्गमूल 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 1 2 3 4 5 6। बच्चे वर्गमूल का मतलब होता है कि अंदर अगर जोड़ा बन जाए तो एक संख्या को बाहर निकालना, यानी कि सर जोड़ा बन गया एक संख्या बाहर, सर जोड़ा बन गया एक संख्या बाहर, और सर जोड़ा बन गया एक संख्या बाहर। ये कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 बच्चे 8। यानी कि वर्गमूल का निकालने का जो तरीका है सर वो हमारे पास में क्या है? प्राइम फैक्टर्स, यानी कि सर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को कि आप अभाज्य गुणनखंड करके उनके जोड़े बनाकर आप उनके वर्गमूल निकाल सकते हो? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो। हम एक दो क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी फिर, ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब आप हमें जल्दी जल्दी आंसर बताओगे कि बच्चे अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, भाई 25 का आप लोगों को वर्गमूल के बारे में बताया गया है, स्क्वायर रूट के बारे में। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बच्चे 25 का वर्गमूल बताओ, आप कहोगे सर 25 किसका वर्ग होता है? आप कहोगे सर 5 का वर्ग 25 होता है, तो सर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। सर 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? सर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। और सर ये चिन्ह होता है हमारे पास में किसका? वर्गमूल का। आपने तो बताया था सर प्राइम फैक्टर करके करेंगे, तो बच्चे क्या हम 16 का वर्ग भी याद नहीं है हमें कि 16 किसका वर्ग होता है? क्या हम 16 के लिए भी प्राइम फैक्टर करें? तो 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2 और 2 से काटा 1, यानी कि सर हम रूट 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और सर हम क्या करेंगे? सर रूट के अंदर अगर हमारे पास में जोड़ा बन गया
तो सर एक संख्या बाहर आ गई, तो सर हमारा आंसर कितना आ गया 4। क्लियर सभी को बच्चे? क्लियर तो वाई टाइप करो। ठीक है, यानी कि सभी को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई वर्ग और वर्गमूल जो है वो एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं, कैसे? आप कहोगे सर मैं 7 का वर्ग करूंगा 49 आएगा, और सर मैं अगर 49 का वर्गमूल करूंगा तो मेरे पास में 7 आएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रतिक्रिया होते हैं। जैसे कि सर मैं 9 का वर्ग करूंगा 81 आएगा, और सर अगर मैं 81 का वर्गमूल निकालूंगा तो सर मेरे पास में कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे देखो पूछा जाए अगर कि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो, तो आप बच्चे 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, और आप वर्गमूल निकालते वक्त आपने कहा सर एक तो 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया, यानी कि सर हम इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि आप 72 का वर्गमूल निकालो, आप क्या करोगे? आप कहोगे सर मैं 72 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। सर 2 से काटा 36, सर 2 से काटा 18, सर 2 से काटा 9, सर 3 से काटा 3, और सर 3 से काटा 1, यानी कि सर मैं रूट 72 को लिख सकता हूं बच्चे कितना? सर रूट के अंदर सर 3 बार तो 2 है, 1 2 3, और सर 3 है 2 बार, यानी कि आप कहोगे सर जो जोड़ा बन गया उसे बाहर निकालो। सर ये जोड़ा बन गया बाहर, सर ये जोड़ा बन गया बाहर, सर जो जोड़े में नहीं आया उसका क्या करें? बच्चे उसको ऐसे ही रूट लगा के लिख दो, यानी कि आप कहोगे सर रूट 72 का मान कितना हो गया? भाई 2 तिया 6, यानी कि 6 रूट 2। बताइए बच्चे इतना क्लियर है सभी को कि रूट 72 का मान कितना होगा? 6 रूट 2 होगा। बताइए बच्चे क्या आप लोगों को इतना क्लियर है? ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सर सभी संख्याओं के जोड़े बन जाए, जोड़े बन जाए तो सर बहुत अच्छी बात है, और सर जो संख्या बिना जोड़े के रह जाएगी आप उसको ऐसे ही रूट लगा के लिख दोगे। चलिए सर यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय संख्या के बारे में। भाई प्रमेय संख्या क्या होती है? आप कहोगे सर वो संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर सर पी भी और क्यू भी दोनों ही पूर्णांक हो, और सर क्यू की वैल्यू कभी 0 ना हो। जैसे कि सर अगर 3/5 की बात करें तो आप कहोगे सर 3/5 क्या एक परमेय संख्या है? क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए? आप कहोगे हाँ सर। क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक है? आप कहोगे हाँ सर, ये 3 और ये 5 दोनों ही पूर्णांक हैं। क्या हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है? आप कहोगे हाँ सर, 5 0 के बराबर नहीं होता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सर 9/2, आप कहोगे सर 9/2 पी अपॉन क्यू के रूप में, बिल्कुल है। सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, बिल्कुल सर है। 9 सर 0 के बराबर नहीं, सॉरी 2 0 के बराबर नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, 2 0 के बराबर नहीं है, यानी कि सर ये भी प्रमेय संख्या है, ये भी प्रमेय संख्या है। अगर हम 11 को देखें तो बच्चे 11 तो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पर आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी कि सर ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। यानी कि सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और सर हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि सर ये भी प्रमेय संख्या है। सर 5.5, आप लोग जानते हो कि सर 5.5 में से जब दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है। सर पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक हैं, और सर हमारा क्यू 0 के बराबर नहीं है। सर रूट 16 अभी आपने बताया था सर ये 4 होता है, और सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी कि सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक है, और सर जो क्यू है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, यानी कि सर ये सारी संख्याएं हमारी प्रमेय संख्या है। और सर में याद रखना है कि 0 एक प्रमेय संख्या होता है। कैसे बच्चे? इस तरीके से मान लो हमारे पास में 0 लिखा है, तो बच्चे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और आप 1 से किसी भी संख्या को भाग कर सकते हैं। आप क्या कहोगे? सर 0 एक प्रमेय संख्या है। बताइए बच्चे इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है कि हाँ सर 0 एक प्रमेय संख्या है? ठीक है, यानी कि इतना सही बच्चों को क्लियर है कि सर 0 एक प्रमेय संख्या होती है। तो सर अप्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो सर अप्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अब आप कहोगे सर अप्रमेय संख्याओं के बारे में हमें अच्छे से बताओ कि अप्रमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो बच्चे हम आपको बताएंगे अप्रमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते।
जिन्हें आप p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। सर जैसे कि √2, सर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या आ जाए सर जिसका वर्ग नहीं होता, जैसे कि सर जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे कि सर √3। बच्चे बताइए क्या √4 एक अपरिमेय संख्या होगी? अगर होगी तो y टाइप करो, और अगर नहीं होगी तो n टाइप करो। जल्दी से बताओ क्या √4 एक अपरिमेय संख्या होगी? बताइए बच्चे जल्दी से, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या होगी? अगर होगी तो y टाइप करो, और अगर नहीं होगी तो n टाइप करो। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने n टाइप कर दिया। आप कहोगे सर √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि सर √4 का मान होता है 2, और सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और सर इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं। जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख पाते हैं सर वो हमारी प्रमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चे आपको मोटा मोटा सीख लेना है कि भाई अप्रमेय संख्या क्या होती है। सर अप्रमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा, सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती, सर √5, सर √6, सर √7, √8। सर √9 की वैल्यू 3 होती है, उसे छोड़ो। सर √10, √11, √12, सर √13, सर √14, √15। सर ये सारे के सारे हमारे अप्रमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सही बच्चे लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा के। बच्चे पाई के बारे में बताओ, पाई कैसी संख्या होती है? पाई बताइए कैसी संख्या होती है? अगर पाई एक अपरिमेय संख्या होती है तो y टाइप करो, और अगर नहीं होती है तो n टाइप करो। क्या पाई एक परिमेय संख्या होती है? अगर होती है तो y टाइप करो। अपरिमेय संख्या पाई अगर एक अपरिमेय संख्या होती है तो y टाइप करो, और अगर नहीं होती है तो n टाइप करो जल्दी से। बाकी बच्चे भी टाइप करो, सिर्फ एक ही बच्चे ने टाइप किया है, राहुल कश्यप ने, बाकी किसी बच्चे ने टाइप नहीं किया है। बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे आंसर जरूर क्या करें कि बताइए पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। माइक ओपन करके बता सकते हो, अगर कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है तो कर सकता है पाई के बारे में। चलिए हम ही आप लोगों को बता देते हैं, देखो पाई के बारे में। पाई क्या होता है बच्चे? पाई हमारे पास में होता है 3.141596 समथिंग। यानी कि सर अगर हम पाई की बात करें तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर पाई एक अपरिमेय संख्या होती है तो सर इसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन पर सर पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लेते हैं। तो बच्चे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती जहां इक्वल टू नहीं होकर के अप्रोक्स होता है। क्या होता है बच्चे? अप्रोक्स, यानी कि लगभग। ठीक है, ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये पाई की लगभग वैल्यू है जो हम यूज करते हैं। पाई हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या होती है, आप पाई को p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर हो बच्चे इतना? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से y टाइप करो कि अगर आप लोगों से अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल पूछे जाएं कि बताइए अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे पाई, फिर आप बोलोगे सर √2, √3 एंड सो। क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि आप सभी को अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता चल गया है। तो आप कहोगे सर अगर अपरिमेय संख्याओं की बात की जाए तो सर अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं सर जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सर p और q हमारे पूर्णांक होते हैं, और q नॉट इक्वल टू, जैसे सर √3, √7, √2। सर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या लिखी हुई सर जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। हम नंबर डाल देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। बताइए पहले के बारे में क्या कहते हो? अगर परिमेय है तो P दबाए, और अगर अपर्मेय है तो A दबाओ, यानी कि A। बच्चे आप लोगों को चैट सेक्शन में लिखकर भेजना है, या फिर आप लोग ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अगर रेशनल है R और अगर इरेशनल है तो I। चलो चैट सेक्शन में आइए सभी बच्चे, और जल्दी से बताइए। बताइए 4.5 एक कैसी संख्या है? रेशनल, इरेशनल, यानी कि परमेय, अपर्मेय।
देखो इसका मतलब है परमेय और इसका मतलब है अपरमेय। बताइए कैसी संख्या है बच्चे? आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज, तभी तो हमें पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। बताइए 4.5 एक कैसी संख्या है भाई, प्रमेय या फिर अप्रमेय? ठीक है, हरदीप गिरी के नाम से बच्चे का आंसर आ गया, रेणु का आंसर आ गया यानी कि मोनिका का आंसर आ गया। ठीक है, पंकज गोस्वामी के नाम से आंसर आ गया। सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने तो आंसर नहीं किया है। ठीक है, मलिष्का के नाम से बच्चे का आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आप सभी के आंसर आ गए। चलिए, तो आप कहोगे सर ये एक रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या क्यों? सर 4.5 में से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के प्लेस पर एक आएगा सर, दशमलव से सीधे आपकी तरफ एक संख्या है तो नीचे एक जीरो, यानी कि सर 4.5 को हम 45/10 लिख सकते हैं। क्लियर बच्चे? चलिए दूसरे के बारे में बताओ, -5 एक कैसी संख्या है? -5 एक कैसी संख्या है? बताइए बच्चे, -5 एक कैसी संख्या है? सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे, -5 एक कैसी संख्या है? चलिए, सिर्फ पंकज गोस्वामी का आंसर आया है अभी तक, बाकी बच्चे ने आंसर नहीं भेजा है बच्चे। ठीक है, अब आप लोग चैट सेक्शन में देख सकते हो, आप लोग खुद ही देख सकते हो चैट सेक्शन के अंदर कि बच्चे इसमें कंफ्यूज है। भाई -5 एक कैसी संख्या है? कोई इरेशनल नंबर लिखकर भेज रहा है, कोई रेशनल नंबर लिखकर भेज रहा है। देखिए भाई, -5 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। भाई आपने कहा सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सर क्या पी भी एक इंटीजर है? बिल्कुल, -5 एक इंटीजर है। सर क्यू भी एक इंटीजर है, यानी कि दूसरी सत्य बात हो गई। और तीसरा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। बताइए क्या -5 एक रेशनल प्रमेय नंबर है, प्रमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ सर ये एक रेशनल नंबर यानी कि प्रमेय संख्या है। बताइए इतना क्लियर हो सभी को? भाई -5 एक प्रमेय संख्या है। कैसे? आप लोग समझिए कि सर -5 के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया। सर ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। और सर जो हमारा क्यू है इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर सभी को? बताइए बच्चे। भाई अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है कि -5 एक प्रमेय संख्या है। सिर्फ हरदीप गिरी का सही था। बोलो बच्चे, माइक ओपन करके बोलो, चैट सेक्शन में वाई टाइप करके बोलो। जब तक आप बताओगे नहीं जब तक कैसे पता लगेगा? ठीक है, यानी कि आप सभी बच्चे सामने देखिए, आप कहोगे सर -5 क्या है? हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। बताइए जरा 1/2 कैसी संख्या है? तीसरा सवाल बताइए, 1/2 कैसी संख्या है? भाई 1/2 के बारे में बताइए, क्या ये रेशनल है या फिर ये इरेशनल है? बताइए जल्दी से। रेशनल, क्योंकि आप कहोगे सर 1/2 पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। बिल्कुल लिखा है सर। दोनों ही इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है सर। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सब तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आप कहोगे सर ये रेशनल है। सर ये तो आपने बताया था कि जीरो एक परिमेय संख्या होती है। सर रूट के अंदर अगर ऐसी संख्याएं आ जाएं सर जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती, सर वो हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। और सर रूट के अंदर 25 लिखा है, सर रूट 25 का मान 5 होता है, 5 के नीचे एक आ जाएगा। सर ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि सर ये एक रेशनल नंबर। बताइए इतना क्लियर हो सभी को कि सिर्फ हमारे पास में एक ही इरेशनल अपरिमेय संख्या थी, √11। क्लियर बच्चे? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं प्रमेय 1.3 के बारे में। प्रमेय 1.3 बच्चे क्या कहती है? प्रमेय 1.3 ये कहती है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी।
तो P A को भी विभाजित करेगी। अच्छा इतना बताइए क्लियर है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, भाई अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास में, और वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और वो ए स्क्वायर को पूरा पूरा भाग कर रही है, यानी कि ए स्क्वायर P से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, तो जो P है वो ए को भी पूरा पूरा भाग करेगी ही करेगी। कैसे सर, एग्जाम्पल लेते हैं। सर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आपने कहा सर हमारे पास में एग्जाम्पल है सर प्रमेय संख्या 3 और एक हमारे पास में 81। सर देखा जाए तो ये सर 9 का स्क्वायर है, ये सर 9 का स्क्वायर है, और सर ये एक प्राइम नंबर है P। अगर P से किसी संख्या का स्क्वायर भाग हो रहा है, बिल्कुल भाग हो रहा है 3 से 81, देख लीजिए भाई 3 दूनी 6, 2 1, 3 सत्ते 21। आप कहोगे सर 3 से P स्क्वायर सॉरी P से A स्क्वायर पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो बच्चे ये किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर ये 9 का स्क्वायर है, यानी कि 3 से 9 भी पूरा पूरा भाग होगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को बच्चे। अगर क्लियर तो वाई टाइप करो बच्चे कि हाँ सर क्लियर है, जल्दी से। ठीक है, यानी कि आपको क्लियर है कि सर अगर एक P एक अभाज्य संख्या है और वो ए स्क्वायर को भाग कर रही है, तो सर P ए को भी भाग करेगी ही करेगी। ठीक है, चलिए बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोगों की बुक में ये सवाल बड़ा फेमस है कि बताइए प्रमेय प्रमेय 1.4 है, थ्योरम 1.4 की √2 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, ये आप लोगों की बुक में एक बहुत ही फेमस सवाल है, ये आप लोगों के एग्जाम्स में अक्सर आता है कि बताइए √2 एक अप्रमेय संख्या है। तो क्या कोई बच्चा बताएगा कि इस सवाल को कैसे करते हैं, बताइए माइक ओपन करके, क्या वो कोई बच्चा थोड़ा सा भी हिंट देगा कि इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। बच्चे बताइए माइक ओपन करके। बोलिए बच्चे। देखो इस सवाल को करने के लिए से बच्चे ध्यान से सुनना, याद कर लो बच्चे, इस सवाल को करने का एक मेथड होता है, यानी कि एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर, सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसमें क्या माना कि सर माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्लियर, अगर √2 एक परिमेय संख्या, ये आपने माना है बच्चे, ये पहला स्टेप होता है इसी सवाल का। आप लोग कहोगे कि सर ये अगर एक परिमेय संख्या है, ये आपने माना है, तो आप √2 को a/b लिख सकते हो। अब देखो a/b में a और b जो होती है ना हमारी, a और b हमारी क्या होती है बच्चे, सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। इतना क्लियर हो सभी को। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है बच्चे, जैसे कि 2/4 है, आपने से काट के 1/2 कर दिया, तो ये दोनों आपकी सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये अब आगे किसी से नहीं कट सकती। यानी कि सर सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि सर इनका HCF कितना है, 1 है, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इतना आप सभी को क्लियर है तो पहले इतना ही वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है कि ए और बी सह अभाज्य का मतलब है सर ए और बी के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सर हम लिख सकते हैं क्या चीज बच्चे कि √2b बराबर a, √2b बराबर a। और सर दोनों तरफ वर्क करने पर, सर दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिल गया, आप कहोगे सर √2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। सर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सर लिखा आएगा 2b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और सर हम इसे लिख सकते हैं b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। बताओ इतना क्लियर है सभी को। अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। कि सर सबसे पहले तो हमने √2 को एक परिमेय संख्या माना, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो सर इसको हम a/b लिख सकते हैं, जहां पर a और b सहभाज्य संख्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर √2 बराबर a आ गया। सर दोनों तरफ वर्ग करने पर,
सर √2 × b का स्क्वायर कितना हो गया 2b²। हाँ बच्चे, पंकज गोस्वामी के नाम से अगर कोई डाउट है तो बच्चे आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो, पूछिए जल्दी से, बोलिए बच्चे, कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर यहां से तो हमें एक चीज पता लग रही है, क्या पता लग रही है सर? सर हम ये कह सकते हैं कि सर a² को एक अभाज्य संख्या 2 से भाग किया जा रहा है। यानी कि हम ये कहेंगे बच्चे, आप लोग कहोगे कि नहीं कहोगे कि सर हमारे पास में जो a² है वो 2 से भाग हो रहा है। आप लिखोगे इसके बाद में कि सर a² क्या है हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। तो सर हमने मान लिया a बराबर 2 है। बच्चे यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू हो जा रहा है, हम लाइन लगा देते हैं बच्चे, एक बार यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है, हम लाइन लगा देते हैं आपके लिए। देखो बच्चे, यहाँ के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को, आप लोग ये कहोगे कि सर एक अभाज्य संख्या 2 है, वो सर a² को भाग कर रही है। आप कहोगे सर a² 2 से विभाजित है। अगर a² 2 से विभाजित है तो सर आपने अभी बताया था कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर एक अभाज्य संख्या से भाग होता है तो सर a भी 2 से विभाजित होगी। a भी क्या हो जाएगी बच्चे, 2 से विभाजित होगी। a भी क्या हो जाएगी बच्चे, a भी 2 से विभाजित होगी। अगर a 2 से विभाजित होगी तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2 है। भाई a बराबर 2 हम लिख सकते हैं। आप ये कहोगे सर a² की वैल्यू कितनी हो गई, सर a² की वैल्यू हो गई 4m²। और a² की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो आप लिखोगे b² बराबर 4m²/2। सर ये कट के 2 आ गया, यानी कि सर b² बराबर 2m²। और हम लिख सकते हैं सर कि 2m² बराबर b², यानी कि सर m² बराबर b²/2। यानी कि सर हमें यहां से पता लग रहा है, क्या चीज पता लग रही है कि सर b 2 से विभाजित है, b 2 से विभाजित है, सॉरी b²। तो बच्चे हम लिख देंगे कि b भी 2 से विभाजित होगा। बताइए इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है हमें। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर हाँ हमें क्लियर है कि सर सबसे पहले माना √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे a/b मान लिया, a/b में a और b सहवाज्य संख्या है। फिर आपने ऊपर नीचे गुणा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √2 बराबर a आ गया। फिर आपने दोनों तरफ वर्क कर लिया। इसी तरीके से सर सोल्व किया तो b² a से 2 से विभाजित था तो सर a भी 2 से विभाजित होगा। सर हमने a की वैल्यू 2m मान ली तो सर a² का वैल्यू 4m² हो गया। सर b² बराबर कितना हो गया कि सर b² 2 से विभाजित है तो सर b भी 2 से विभाजित होगा। अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने क्या कहा था, आप लोगों ने कहा था सर a और b सहभाज्य संख्या है, यानी कि a और b में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अब आप कह रहे हो कि सर a भी 2 से विभाजित हो रहा है, सर b भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो बच्चे आपको नहीं लगता कि अगर a और b दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं तो बच्चे आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है? आपने तो कहा था ये सहभाज्य संख्याएं हैं, पर ये a और b तो सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो बच्चे आप इस केस में क्या करोगे, आप इस केस में करोगे कि सर a और b दोनों 2 से विभाजित है, a और b दोनों 2 से विभाजित है। और अगर दोनों 2 से विभाजित है तो आप कहोगे कि बच्चे क्या हो गया, a और b का सार गुणनखंड, यानी कि जो इनका कॉमन फैक्टर है बच्चे वो कितना हो गया, हमारे पास में 2 हो गया। तो ए और बी हमारे पास में सहभाज्य संख्याएं नहीं है, पहला। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप कह दोगे सर ए और बी सहअभाज्य नहीं है। क्लियर बच्चे? और जब ये अभाज्य नहीं है तो ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो गया है क्योंकि हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान करके गलती की है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर हो सभी को? बताइए अगर इतना सभी को क्लियर है जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर इस टाइप के सवालों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? देखिए अगर आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाए,
अगर आप लोगों से एक और सवाल पूछ लिया जाए, आप कहोगे सर कैसा सवाल? देखिए सवाल कुछ ऐसा है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रूट 5, भाई अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो आप क्या कहोगे? तो आप यही कहोगे कि सर अगर आपने पूछा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये प्रूफ करना है, तो बच्चे इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें गलत ही मानना पड़ेगा कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो रूट 5 को आपने परिमेय संख्या मान लिया, तो रूट 5 कितना आ गया? a/b। और आप लिखोगे सर a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चे, अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 5b बराबर a आ गया। सर दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आ गया सर 5b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। सर इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। सर अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे? अब हम लोग लिख सकते हैं कि सर a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आप ऐसे करोगे सर अगर a 5 से विभाजित है तो सर हम a को 5m मान सकते हैं। तो सर a स्क्वायर कितना हो गया? 25m स्क्वायर। अब आप a स्क्वायर की वैल्यू 25m स्क्वायर बच्चे यहां पुट कर दो। आपने लिखा b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे 5। सर काटा तो 5 आ गया, यानी कि सर b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो सर हम लिख सकते हैं 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो सर m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब आप लिखोगे सर b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो अब आप क्या लिखोगे? सर b भी 5 से विभाजित होगा। फिर से वही चीज, आप क्या कहोगे? सर a और b का दोनों का सार गुणनखंड कौन आ गया बच्चे? आप कहोगे सर a और b दोनों का सार गुणनखंड 5 आ गया। a और b दोनों का सार गुणनखंड बच्चे कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप कहोगे सर a और b दोनों अभाज्य नहीं है। तो आपको पता लग गया कि सर अगर अभाज्य नहीं है तो सर हमारे पास में विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। आप इस सवालों को हल करने के लिए कुछ इस तरीके से ही सोल्व करते हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ हम भर देंगे। जैसे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको प्रूफ करना। तो आप सबसे पहले मानोगे रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और अगर रूट 2 को आपने एक परिमेय संख्या मान लिया बच्चे, आप क्या कहोगे? सर रूट 2 अगर एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे सर रूट 2 बराबर a बटे b। तो हम कहेंगे सर a और b क्या है? सह अभाज्य है। तो सर हम लिख देंगे जिसके नीचे कुछ नहीं होता एक होता है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 2b बराबर a। सर दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हो जाएगा? सर दोनों तरफ वर्क करने पर रूट 2b का वर्ग बराबर a का वर्ग। आप क्या कह दोगे? सर 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो बच्चे आप लिख दोगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2। अब आप क्या कहोगे? सर a स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो सर a भी 2 से विभाजित होगा परिमेय 1.3 से। सर अगर a 2 से विभाजित होगा तो सर हमने a का मान लिया 2 से विभाजित हो रहा है तो 2m। जब हमने a का मान 2m मान लिया तो बच्चे आप क्या कहोगे? अब आप इस मान को यहाँ पुट कर दोगे। जब यहाँ पुट करोगे इस वाले मान में, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर b स्क्वायर बराबर, सर a का मान 2m है तो a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर। यहाँ पे लिखा आपने 4m स्क्वायर बटे 2। सर 2 से काटा 2, यानी कि सर b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो सर 2m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी कि सर m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। यानी कि सर आप कहोगे b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो सर b भी 2 से विभाजित हो गई होगा। जब b भी 2 से विभाजित होगा तो बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर 2a और b दोनों 2 से विभाजित है, तो सर a और b का सार गुणनखंड 2 होगा। तो सर a और b क्या नहीं होंगे? सहभाज्य नहीं होंगे। तो यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली थी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि रूट 2 क्या हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। बताइए इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर देखो इतना क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर इस तरीके के सवालों को हम कर लेंगे। कि सर करने का कुछ एक स्पेसिफिक मेथड है, वो हम लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? चलिए अगर इतना क्लियर है तो बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछें, आप उनके आंसर करोगे।
देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हमारा एक क्वेश्चन छूटा था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपको दिया गया है कि पहले तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, ताकि हम आप लोगों की बातें पोल सेक्शन के अंदर नोट कर सकें कि आप इस सवाल के बारे में क्या धारणा करते हैं, कि आपको इस सवाल के बारे में क्या लगता है। चलिए, आपका अपने पोल सेक्शन के स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके दो ऑप्शन है ए और बी, हमने आपके पोल सेक्शन के अंदर लिख दिया है। चलिए, जाइए और अपनी तरफ से सोल्व कीजिए। आप लोगों से पूछा गया है कि बच्चे अगर एलसीएम, एलसीएम किसका बच्चे 8, 9 और 25 का 1800 है। और बच्चे अगर एच सी एफ 8, 9 और 25 का बच्चे 1 है, तो आप 8 × 9 × 25 को लिख सकते हो एच सी एफ 8, 9, 25 गुणा एल सी एम 8, 9, 25। बताइए, ट्रू या फॉल्स? बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। बताइए, आप लोगों को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है? कि भाई तीन संख्याएं हैं 8, 9, 25, इनका एलसीएम है 1800, एचसीएफ है 1, तो 8 × 9 × 25 एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा या नहीं होगा? बताइए बच्चे, जल्दी से सोल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करो, सिर्फ एक ही बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया। ठीक है, दो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बच्चे, चार बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं, सिर्फ मोनिका के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है शायद, मतलब एक बच्चे के पास में नहीं आता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग जल्दी से एक बार पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। सिर्फ अभी दो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी दो बच्चों में से भी एक बच्चा पोल सेक्शन के अंदर वोट करता है, प्लीज वो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता, वो अपना आंसर चैट सेक्शन में बताओ, ए या बी? ए या बी? मोनिका बच्चे, आप बताइए। ठीक है, बी। वेरी गुड। कुछ बच्चों को याद था, कुछ बच्चों को याद नहीं है। देखिए, ये चीज सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होती है कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एल सी एम N1, N2 गुणा एच सी एफ N1, N2। ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए ट्रू है। यहाँ सर तीन संख्याएं हैं, आपने बताया था सर तीन संख्याओं के लिए ट्रू नहीं होता। क्या इतना क्लियर है सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है, कि सर ये दो संख्याओं के लिए ट्रू होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 12 पोल सेक्शन में ऑन कर देते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास में? 12 है और इसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। जल्दी से सोल्व कर लो और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो। ठीक है बच्चे, पूछा क्या गया आप लोगों से? आप लोगों से पूछा ये गया है कि यदि एलसीएम, एलसीएम दे रखा है आपको और एचसीएफ पूछा गया है। भाई, आप लोगों को एलसीएम दे रखा है 30 और 20 का 60 है, और आप लोगों से एचसीएफ पूछा गया है कि एचसीएफ बताइए 30 और 20 का कितना होगा। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
ठीक है, अभी तक एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर कीजिए। बच्चे सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में प्लीज रिक्वेस्ट है जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बच्चे 4 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और 4 में से 2 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं और 2 बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं। चलिए, 2 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब आप लोगों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बताइए बच्चे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ठीक हो? ठीक है, मोनिका का आंसर आ गया बी। बाकी एक बच्चा और आंसर भेजता है, जल्दी से भेजिए वो भी जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। चलिए सामने देखते हैं इसका आंसर होगा क्या वैसे। देखिए, आप लोग कहोगे सर हमने पढ़ा था एक संख्या तो ये रही, एक संख्या ये रही, और जो सर संख्याओं का गुणनफल होता है, जो सर संख्याओं का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? सर एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। सर अगर हमें एलसीएम का मान 60 दे रखा है, सर एचसीएफ का मान हमसे पूछा गया है, तो बच्चे 30 गुणा 20 के बराबर होगा। सर एचसीएफ कितना आ जाएगा? सर एचसीएफ आ जाएगा 30 गुणा 20। सर इधर 60 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा। बच्चे 20 या 60 और 3 से काटा तो हमारे पास में कितना आ गया? 10। क्या बच्चे सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर बताइए कि आंसर आएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों की क्लास यहीं तक ही रहेगी। अगली क्लास में आप लोगों के सामने कुछ और क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमने आज पढ़ा था सह अभाज्याय करके। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो हमने आज की क्लासेस में पढ़ा था। बच्चे आप लोगों की क्लासेस यहीं तक रहेगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बच्चे आप लोग क्लास को लीव करके अपनी तरफ से फिर जा सकते हो।